दिवाली बस आने वाली है, लेकिन दिल्ली आज डर गई। दिवाली से पहले दिल्ली को खतरे वाली खबर मिली। दिल्ली में ब्लास्ट जैसी हेडलाइन बरसों पुरानी बात हो गई थी, लेकिन फिर वही हेडलाइन बन गई। दिल्ली में किस मटेरियल से ब्लास्ट हुआ, इसका अब खुलासा हो चुका है, लेकिन दिवाली से पहले धमाका क्यों कराया गया, किसने कराया, इसकी जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां कई थियरीज पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। जांच के दायरे में खालिस्तानी एंगल है, नक्सली एंगल भी है, आतंकी एंगल भी है, लेकिन दिल्ली में जैसे धमाके हुए उससे साफ है कि ब्लास्ट का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं था, लेकिन दहशत फैलाना जरूर था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए संदिग्ध क्या उस स्लीपर सेल का हिस्सा हैं जो टेरर मॉड्यूल के लिए देश की राजधानी में काम कर रहे थे? दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन अब तक कहां पहुंची है, पूरी कहानी क्या समझ में आ रही है, देखिए। माइनिंग में ब्लास्ट वाला मटेरियल लाओ, रोहिणी में बम फिट करो, दिल्ली दहलाने का प्लान किसने तैयार किया? संडे को ब्लास्ट होगा, टारगेट स्कूल होगा, जमीन में 1 फीट नीचे बम गाड़ने वाला प्लान किसने बनाया? दिल्ली में सफेद पाउडर वाली साजिश का असली चेहरा कौन है? टेलीग्राम पर जिम्मेदारी लेने वाला कहां छिपा है? तेज धमाका, आसमान में उड़ता धुएं का गुबार। फेस्टिव सीजन से एंड पहले दिल्ली के रोहिणी में जो हुआ उसने टॉप एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। सीआरपीएफ, एनआईए, दिल्ली स्पेशल पुलिस जैसी बड़ी जांच एजेंसी धमाके के तार खंगालने में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दिवाली से ठीक पहले दिल्ली को धमाके से किसने और क्यों दहलाया। रोहिणी इलाके में खाली जगह पर ब्लास्ट का मकसद क्या था? क्या ब्लास्ट के जरिए किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले ब्लास्ट की इंटेंसिटी देख लीजिए। दिल्ली में यह धमाका सुबह 7:45 पर हुआ। धमाके की वजह से आसमान में धुएं का इतना बड़ा गुबार उठा जितना बड़ा दिल्ली ने शायद ही पहले कभी देखा हो। आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि लोगों को लगा कि एक साथ 1-2 दर्जन सिलेंडर फट गए हो। सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ उससे स्कूल की दीवार में छेद हो गया। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से सफेद पाउडर मिला। आखिर वो सफेद पाउडर क्या था? धमाका करने के लिए दहशतगर्दों ने किस मटेरियल का इस्तेमाल किया? कैसे इतना भीषण ब्लास्ट हुआ, इसकी डिटेल जान लीजिए। रोहिणी को दहलाने वाले बम को 3 केमिकल्स मिलाकर तैयार किया गया था। सफेद पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट के पार्टिकल मिले हैं। यही तीनों केमिकल बम बनाने के लिए मिक्स किए गए थे। जिसने भी रोहिणी में ब्लास्ट कराया उसे इन तमाम केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी रही होगी, क्योंकि धमाके के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये केमिकल माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इनका यूज किया जाता है। इन केमिकल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वर्क्स में भी होता है। इस स्पॉट से जो व्हाइट कलर का एक पाउडर बरामद हुआ था, इसके अलावा तार और पेंसिल सेल बरामद हुए थे। एफएसएल के जो सूत्र हैं उन्होंने भी, एफएसएल की टीम ने भी यहां से सैंपल कलेक्ट किए थे। उनके मुताबिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और इसके अलावा नाइट्रेट, इन 3 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माइनिंग के काम में और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। देश की 4 टॉप की एजेंसियां रोहिणी ब्लास्ट की पहेली सुलझाने में जुटी हैं। एनआईए, एनएसडी, सीआरपीएफ और स्पेशल सेल इस धमाके की जांच कर रहे हैं। रोहिणी ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को एक बड़ी लीड मिली है। एक सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। फुटेज में शनिवार रात एक सस्पेक्ट सफेद रंग की टी-शर्ट पहना खास ब्लास्ट वाले स्पॉट पर नजर आ रहा है। वो ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुकता है, फिर वहां से चला जाता है। इसके अलावा 2 और लोग नजर आ रहे हैं।
इनकी एक्टिविटी भी संदिग्ध दिख रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। जिस वक्त ये ब्लास्ट यहां पर हुआ उसी के समय थोड़ी देर पहले 2 से 3 संदिग्धों को यहां पर देखा गया था। एक सफेद रंग की शर्ट में एक संदिग्ध को देखा गया था। तो क्या उसी ने ये बॉम्ब यहां पर प्लांट किया है? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, इसको पता लगाने के लिए जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। उसी के बाद दिल्ली को क्या कोई दहलाने की साजिश थी या फिर इस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए सीआरपीएफ को कोई मैसेज देना चाहता है हमलावर, उसका मकसद साफ हो पाएगा। जांच एजेंसियां ब्लास्ट की टेक्नोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि धमाके वाली जगह से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है। अधिकारियों से जांच रिपोर्ट तलब की जा रही है। एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसका खालिस्तानी लिंक भी तलाशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को लेटर लिखा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल से जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। रविवार को इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कई टेलीग्राम चैनलों पर सर्कुलेट किया गया। ये वो तमाम टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें ज्यादातर कश्मीर में होने वाले आतंकी एक्टिविटीज की अपडेट्स शेयर की जाती हैं। फिलहाल ये तमाम क्लेम को प्रोपेगेंडा की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अभी धमाके की जांच की जा रही है और इसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही किसी संगठन का नाम सामने आया है। ब्लास्ट के बाद की यहां की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उस सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स जो कि पाकिस्तान से हैंडल होते हैं उसमें खालिस्तान से जोड़कर इनको शेयर किया गया और ये कहा गया कि अगर इंडियन एजेंसीज विदेश में खालिस्तानियों पर अटैक करेंगी तो हम भी उनके पीछे हैं, इस तरीके का दावा किया। हालांकि अभी किसी भी संगठन ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा लोकल पुलिस के अलावा आज एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा इस पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। दिल्ली ब्लास्ट के खालिस्तानी लिंक के अलावा पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। नक्सली, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप और स्लीपर सेल की साजिश के एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ रही हैं, जिससे ब्लास्ट के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। नक्सली थ्योरी की भी जांच हो रही है, क्योंकि सीआरपीएफ नक्सली इलाकों में ऑपरेशन करती है। हाल के दिनों में सीआरपीएफ के एक्शन में बड़े नेताओं समेत काफी नक्सली मारे गए हैं। ऐसे में नक्सली दिल्ली में ब्लास्ट कर सरकार को मैसेज दे सकते हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पे हुए ब्लास्ट के अंदर लगातार अलग अलग जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। अब तक कई थ्योरीज को लेकर जांच एजेंसी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। असल में ये वो सीआरपीएफ का स्कूल है जिसकी बाउंड्री जो आपको डैमेज दिखाई दे रही है, यहीं पर इस पेड़ के पास मिट्टी में एक बॉम्ब को मिट्टी के अंदर दबा के रखा गया था, जिसके ऊपर मिट्टी और फिर कचरा डाल दिया गया था। लेकिन बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि जब ये धमाका हुआ उस वक्त सिर्फ दीवार तो इतनी डैमेज हुई, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे काफी वाइड रोड है, लेकिन जहां सामने जितनी दुकानें हैं उनके कांच के शीशे जो थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे। जांच में अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। असल में इसको जांच एजेंसी नक्सली अटैक यानी कि कोई नक्सली कोई मैसेज देना चाहता था सीआरपीएफ को लेके, क्योंकि सीआरपीएफ के नक्सली इलाकों में तमाम तरह के ऑपरेशन होते हैं। दूसरी थ्योरी जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकियों की है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन करती है। ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पर ब्लास्ट के पीछे ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं। जांच की अगली थ्योरी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप की है। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच में जुटी हैं। जांच का आखिरी एंगल है स्लीपर सेल और इसकी पड़ताल ही सबसे मुश्किल है। जिस तरह रोहिणी इलाके में बम फिट किए गए, सटीक रेकी की गई, ये बिना किसी लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में जांच एजेंसियां स्लीपर सेल की भी जांच कर रही हैं। लेकिन अगर ब्लास्ट के पीछे स्लीपर सेल है तो उनके पकड़े जाने से पहले ये जान पाना मुश्किल है कि आखिर उन्होंने ये ब्लास्ट किसके इशारे पर किया
और इस धमाके के पीछे का मकसद क्या है। एजेंसियों को सिर्फ सोर्स या मास्टरमाइंड तक ही नहीं पहुंचना है, यह भी जानना है कि अगर स्लीपर सेल है तो दिल्ली में उनका नेटवर्क क्या है, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल कितना एक्टिव है, इनके आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है। ये सारी डिटेल हासिल करना जरूरी है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग 1 फीट गड्ढे के नीचे दबाकर प्लांट किया गया था, जिससे किसी को शक न हो। इसीलिए बम को प्लांट करने के बाद कूड़े से गड्ढे को ढक दिया गया। ये ब्लास्ट सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था, इसीलिए जांच में सीआरपीएफ भी जुटी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी। धमाके की वजह से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। यहाँ पर बाउंड्री के सबसे नीचे की तरफ ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, इसमें गड्ढा करके बॉम्ब को प्लांट किया गया था और ऊपर उसे कचरे से ढक दिया गया था। उसी को लेकर फिलहाल सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट जो है वो स्पॉट की जांच कर रही है कि कितना गहरा गड्ढा था, क्योंकि आप जिस तरीके की तस्वीरें देखेंगे इस तरीके से स्केल से कि मिट्टी जो है वो किस तरीके से दबाई गई थी, बम को कितने नीचे प्लांट किया गया था, उसको लेकर फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी आप लोग क्या जांच कर रहे हैं? इस रिक्रिएशन कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो धमाका हुआ उसी की जांच कर रहे हैं। उसी की जांच। अभी तक क्या सर पता लगा कि किस अभी यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही है। सर आप कहाँ से आए? आई एम पुणे से। We have come from I am Pune at sea, right? कुछ यस पुणे के। अभी तक मिला आपको जो सुराग कोई मिला आपको? आप लोग स्पेशली बॉम्ब डिपार्टमेंट से हैं, सीआरपीएफ के, या फिर क्या जांच करने के लिए आप लोग आए? आपको कोई मटेरियल? अभी तो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है। दिल्ली में धमाका कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इस सीसीटीवी को देखकर लगाया जा सकता है। ये वीडियो जिस सीसीटीवी में कैद हुए वो सामने एक होटल में लगे थे। वीडियो में टाइम भी दिख रहा है। होटल के सामने 2 कार लगी दिख रही हैं और रोड के उस पर दूसरी ओर दीवार के पास ब्लास्ट होता है। ये दीवार सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल है। धमाका इतना जबरदस्त था कि होटल में लगा सीसीटीवी गिर गया, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको हिलता हुआ दिख रहा है। जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही बगल के अपार्टमेंट में रहने वाले नरेश कादियान ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। नमस्कार, हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सा स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, और जल्दी। सीआरपी स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। नरेश कादियान ने जैसे ही दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को सूचना दी, कंट्रोल रूम ने इस बारे में तुरंत एनएसजी को खबर दी, जिसके बाद एनएसजी ने नरेश कादियान को कॉल करके पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मेरे को अभी आपका नंबर मिला था पुलिस कंट्रोल रूम से। मैं एनएसजी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी। कोई उसके बारे में बताया था कि आपने सीआरपीएफ स्कूल है प्रशांत विहार में, सेक्टर 14 में। हाँ जी। इसके सामने बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, बहुत तेज आवाज आई। ओके। और बहुत ज्यादा धुआं उठा, मैंने वीडियो बना लिया उसका। तो आप भेज सकते हैं उसको इस नंबर हाँ, अभी भेज देता हूँ। इस पे व्हाट्सएप है ना आपके पे? हाँ जी, व्हाट्सएप अभी भेजता हूँ। नंबर वो भी लिख दीजिएगा, जगह जो आपने बताई। ओके, बस मैं लोकेशन भेज दूंगा। जी, अपने घर की लोकेशन भेजूंगा, पर वो सीआरपीएफ स्कूल में है। ठीक है। ओके, थैंक यू। एनएसजी की टीम के तुरंत बाद नरेश कादियान, जिन्होंने धमाके का वीडियो रिकॉर्ड किया था, पुलिस को सूचना दी थी। उनके पास फायर कंट्रोल रूम से फोन आया और धमाके के बारे में जानकारी जुटाई गई। फायर कंट्रोल रूम और नरेश कादियान के बीच क्या बात हुई, ये भी सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार, फायर कंट्रोल रूम। हाँ, सर, आपने कोई कॉल दी है कि ये धमाका हुआ है? हाँ, आवाज सुनी थी मैंने, एम्बुलेंस भी आ गई अभी सीआरपी स्कूल के सामने। तो क्या हुआ है वहाँ पर? आप वही सीन पे हो? कहाँ पर हो?
मैं तो अपने घर पे हूँ, आवाज सुनी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अभी एनएसजी वाले का टेलीफोन भी आया था, उनको मैंने वीडियो भेज दिया। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग किस चीज का धमाका हुआ है, कुछ पता है? मैंने तो ये को बम ब्लास्ट दिखा भाई, वो बम पटाख। ब्लास्ट वगैरह? कोई इंजर्ड है, कोई घायल वगैरह तो नहीं है? ये मैं अपने घर पे हूँ यार, मेरे को मेरी पोजीशन समझो, मैं मदद कर रहा हूँ, थोड़ा है मैंने के मेरा भाई उड़ा के हो रहा है। नरेश कादियान रोहिणी धमाके के चश्मदीद थे। इन्होंने ही सबसे पहले पुलिस को खबर दी। ब्लास्ट के बाद वहां का क्या मंजर था, कैसे हालात थे और उनके घर से जहां पर ब्लास्ट हुआ उसकी दूरी कितनी है, ये हमने समझने की कोशिश की। नरेश जी, कल रविवार सुबह कितने बजे का वक्त था? आपने क्या सुना और क्या आपने पीसीआर को बताया? ये 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात है, पौने 8 बजे के आसपास। मैं अपना ये जो स्लोटर हाउस है गाजीपुर वाला, हम इस पे रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम फिर एक धमाका हुआ ये बाउंड्री के साथ, तो धमाके के साथ पक्षी उड़े, चहचहाट हुई, तो मेरी ये खिड़कियां ये भी थोड़ी कंपनी इसमें आया, तो मैं जब देखा वहाँ से एकदम गुब्बार उठा धुएं का ब्लास्ट के बाद। तो उसके मैंने वीडियो बना के आप सब लोगों को भेज दिया और पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके मैंने सूचना दी। तो पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से 7:47 पे वो कॉल गई है। जबरदस्त क्राउड होता है इस रोड पे, और कि वहाँ कई खाने वाले भी हैं, जो लोग हैं वो खाने के लिए जाते हैं, और काफ़ी क्राउड रहता है उस पर। भीड़ भड़का वाला इलाका है, और छुट्टी वाले दिन पहले हो गया, 11 बजे के आसपास होता तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। रोहिणी ब्लास्ट की जांच चल रही है, लेकिन सवाल है जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब इस धमाके के पीछे की असली वजह का खुलासा होगा। ब्लास्ट की लोकेशन और टाइमिंग देखने से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला कि धमाके का मकसद सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना था। धमाका सुबह के समय प्लान किया गया जब सड़कों पर काफी कम लोग होते हैं। दूसरा कि धमाके से किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। धमाका करने वालों ने संडे का दिन चुना, जिस दिन स्कूल भी बंद रहता है और सड़कों पर भी वीकडेज से कम भीड़ रहती है। अगर यही ब्लास्ट वर्किंग डे में होता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे जांच एजेंसियों को यही लग रहा है कि हमलावर का मकसद कोई बड़ा बॉम्ब प्लांट करना यानी कि जान माल का नुकसान लेना उसका मकसद नहीं था, बल्कि सड़क किनारे रविवार के दिन सुबह जब भीड़ बहुत कम होती है उस वक्त ये ब्लास्ट करने का मकसद ये था कि वो जांच एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है उसको कोई मैसेज देना चाहते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ जो है वो नक्सली इलाकों में ऑपरेशन करती है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीआरपीएफ ऑपरेशन करती है। तो क्या किसी तरह का कोई मैसेज इस हमले के जरिए जो नक्सली है वो कोई देना चाहते थे, इसको लेकर भी जांच की जा रही है।